ट्वेल्थ बुक है, पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका सिक्स्थ चैप्टर है, जिसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ओके, आज हम इसको पढ़ेंगे। आज आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि 1971 में इतना ह्यूमंगस मेजोरिटी अचीव करने के बाद लोकसभा में, और 1972 में स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि 25 जून मिडनाइट, रात 12 बजे, इंदिरा गांधी को उस समय राष्ट्रपति को ऑर्डर देने पड़ते हैं कि आप उद्घोषणा कीजिए आपातकाल की, यानी कि प्लीज गो एंड प्रोक्लेम द इमरजेंसी, इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो 25 जून 1975 की रात को लगी इमरजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। रात 2 बजे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन को मैसेज जाता है, यानी कि वर्बल ऑर्डर्स दिए जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मैसेज देता है, और रात 2 बजे सभी की सभी प्रिंटिंग प्रेसेस और मीडिया हाउसेस की बिजली काट दी जाती है, और ये 3 दिन तक रीस्टोर नहीं होती है, दोबारा बहाल नहीं की जाती है, जब तक कि उस समय तक इमरजेंसी का पूरा ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। इस तरह की घटनाएं उन दिनों में आम थी। 1,11,000 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन जेलों में उठा करके बैठाया हुआ था। कैन यू इमेजिन, 1,11,000 जिनका कोई क्राइम नहीं है, जस्ट ये सस्पिशन है कि ये क्राइम कर सकते हैं, इस बेसिस पर उन्हें उठा करके जेलों में डाल दिया गया था। 695 भारत के दिग्गज नेता उठा करके जेल में डाले गए थे। कुल मिलाकर के इस तरह की चीजें नॉर्मल दिखती थी। हाई कोर्ट के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि चाहे ये नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स को आप एब्रिज नहीं कर सकते, जिसमें राइट टू लाइफ एक इंडिस्पेंसेबल फंडामेंटल राइट है, जिसे आप इमरजेंसी के टाइम भी नहीं छीन सकते। लेकिन 1976 में सुप्रीम कोर्ट का एक शॉकिंग डिसीजन, आज दिन तक का सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं कि दिन तक का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसने ये कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी इमरजेंसी के टाइम पे काम नहीं करेगा। मतलब गवर्नमेंट आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ले सकती है, मतलब अब आप जुडिशियल सिस्टम को अप्रोच नहीं कर सकते। ये था इमरजेंसी का नेगेटिव इम्पैक्ट, कि आप अब जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, और एक्चुअल में लॉ एनफोर्सर जुडिशरी होती है, एनफोर्समेंट का काम वही कराती है। तो इस तरह की घटनाएं आम देखी जाती थी उस समय। चलिए इस दौर तक पहुंचने के लिए कुछ बैकग्राउंड को समझें। जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा, आपको नहीं पता लगेगा कि वो कौन सी ग्राउंड्स थी जिनके बेसिस पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की। मैं क्लियर कट समझा देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस दिए गए थे B.R. अम्बेडकर और अदर फ्रेमर्स के द्वारा, कि जब भी कभी ऐसा लगे कि डेमोक्रेटिक अपरेटस डेमोक्रेटिकली रन नहीं हो सकता, कंट्री कुछ ऐसी सिचुएशंस में स्लिप हो गई है, अगर वॉर है या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है। नाउ दिस टर्म इज वेरी वेग। अब ये तो क्लियर है कि वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन क्या होता है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं ये उस टाइम तक मेंशन नहीं था। क्या हड़ताल, क्या बंद, क्या स्ट्राइक, क्या धरने, ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। तो इसको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कोट करके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से ये परसीव किया गया कि कंट्री में इंटरनल क्राइसिस है डेमोक्रेसी का, और हमें अब इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपनाना होगा। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगानी होगी। इस इमरजेंसी के काल में ही यह निर्धारित किया गया कि क्या होता है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इसके बाद अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और इंटरनल डेमोक्रेसी का एक्सप्लेन करते हुए ये कहा गया कि जब तक आर्म्ड रिबिलियन, यानी कि हथियारबद्ध विद्रोह की स्थिति ना क्रिएट हो जाए देश में, तब तक इमरजेंसी आप नहीं लगा सकते। ओनली इन दैट केस आप इंटरनल रीजंस के बेसिस पे इमरजेंसी लगा सकते हो। हथियारबद्ध विद्रोह होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसे और भी बहुत सारी तब्दीलियां की गई संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, और बहुत सारे उन प्रोविजंस को डाला गया जो इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एफिशिएंटली रन करने के लिए कंड्यूसिव हैं, और उन सबको चेंज किया जब इमरजेंसी फिनिश होने पर एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल होती है हमारी कंट्री में, जो ड्यूली इलेक्टेड होती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करके।
बिगिनिंग करते हैं 1971 से। देखिए 1971 के जब चुनाव हुए उस समय इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के भीतर जो डिसेंशंस हैं उनको दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, अपने आप को एजर्ट करने के लिए, सिंडिकेट से अपने आप को खुद इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन सोसाइटी के जो अब तक इलेक्शन कैंपेन्स को और अदर एरियाज को स्पॉन्सर करते आ रहे थे, चाहे वो बिग फार्मर्स थे, चाहे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे बिग जमींदार हुआ करते थे, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स के अर्स्टवाइल प्रिंसली रूलर्स हुआ करते थे, इन सभी सेगमेंट्स का समर्थन मिलता था उन नेताओं को और बाकी सेगमेंट्स को, और पॉलिसीज बनती थी। कुल मिलाकर के इससे बहुत बड़ा एक सेक्शन, जैसे 20 इयर्स बीत जाने के बाद भी उस लेवल पे डेमोक्रेसी का बेनिफिट नहीं मिला। ये आदिवासी थे, ये दलित थे, ये भारत में माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, खास तौर पर मुस्लिम और अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स। ये बहुत सारे खेतीहार किसान थे जिनके पास खेत नहीं थे, लैंडलेस लेबरर थे। अभी भी कंट्री में बहुत ही बड़े पैमाने पर बेगारी थी, यानी कि विदाउट रेम्यूनरेशन आपसे काम कराया जाता था। फोर्स्ड लेबरी थी, बंधुआ मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी। टेनेंट्स को कोई सिक्योरिटी नहीं मिली हुई थी, और बड़े सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर टेनेंट्स के राइट्स को अंडरमाइन किया गया था। अर्बन एरियाज में स्लम्स बहुत रैपिडली क्रिएट हो रहे थे और उनको किसी तरह से कोई अर्बन फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, और इमरजेंसी के टाइम पे दिल्ली के तुर्कमान गेट से झुग्गियां झोपड़ियां हटा के यमुना के किनारे पहुंचाने का एक इंसिडेंट बहुत स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल इंदिरा ने किया, खुद की पार्टी की आइडियोलॉजी को चेंज किया, खुद को सोशलिस्ट टेंडेंसी पर चलने वाला नेता बताया और लेफ्ट ओरिएंटेशन ली। इन सारे वायदों से जनता का समर्थन बड़े पैमाने पर मिला और इंदिरा की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सिचुएशंस ऐसी डेवलप हुई कंट्री में कि इंदिरा के हाथों से सिचुएशन निकलती चली गई डे बाय डे। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इंदिरा ने जो वायदे किए थे वो वायदे सारे स्ट्रक्चरल चेंज से जुड़े हुए थे, यानी कि इकोनॉमी को आप ओवर द नाइट स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकते। आपने लैंड सीलिंग को कंसोलिडेट करने की बात की थी, ये ओवर द नाइट गेम नहीं है, इसको टाइम लगता है बहुत। आप लैंड पहले लेंगे, फिर लैंड को आपको बैंक में कन्वर्ट करना है, पूल इन, फिर वो लैंड को बेनिफिशियरी करेक्ट भी तो ढूंढने, फिर उनको आइडेंटिफाई करके लैंड पहुंचाना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा, आपने ये कहा था कि मैं नेशनलाइजेशन करूंगी, पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है। आप नेशनलाइजेशन करेंगे, बैंक्स का सारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, उनका नेचर चेंज होगा, फिर एक चेन भी तो बनानी है रूरल एरिया तक। आपने 14 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज कर दिए, उनसे पैसा लेके ऐसे बाजार में लोगों के हाथों में तो ना पकड़ा दोगे, इंस्टीट्यूशनल वे में लोन जाना चाहिए ना। तो रीजनल रूरल बैंक्स और ऐसे एरियाज अभी डेवलप करने हैं, उसके बाद ही तो ग्रास रूट लेवल तक लोन पहुंचेगा ना। अल्टीमेटली तो लोन जनता का पैसा है ना, बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करना, उनके पेइंग पोटेंशियल को देखना, किस तरह के लोन की जरूरत है, ये चीजें देखना, ये भी एक लंबा प्रोसेस था। उसके बाद आपने प्रिवी पर्सेस खत्म करने की बात की, ये कोई रातों रात की कार्रवाई नहीं थी, एक लंबा एस्पेक्ट था। आपने प्रिवी पर्सेस खत्म किए, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू उस एरिया में बचना शुरू हुआ, उस रेवेन्यू को कैसे रूट करना है आपने, कैसे लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए अब नई पॉलिसीज की जरूरत थी। नई पॉलिसीज फ्रेम होंगी, बनेंगी, अल्टीमेटली एग्जीक्यूट होंगी, तो उसके थ्रू बेनिफिट। ऐसा थोड़ा ना कि राजा महाराजा से पैसे लिए और एक हेलीकॉप्टर से फेंकने शुरू कर दिए गरीबों के गांव में जाकर के। उसको ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क के थ्रू एक एग्जीक्यूशन का करेक्ट पाथ पकड़ना होता है, फिर वो चीजें वहां तक पहुंचती हैं। इसके लिए पॉलिसी प्लानिंग करनी जरूरी थी। ये सारी चीजें बहुत समय लेने वाली थी, लेकिन इंदिरा समझ नहीं पाई। ये भारत के नागरिक हैं जो वादा सुनकर के एकदम से समर्थन बढ़ा देते हैं, लेकिन फल भी उन्हें फिर अचानक से चाहिए, जल्दी से। वो थोड़ी ना ये समझेंगे कि ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ये इकोनॉमी को भीतर से चेंज करने वाली चीजें हैं, ये सारे मैक्रो प्लान है, लॉन्ग टर्म एस्पेक्टिव है। उनको था कि भाई कहाँ है, क्यों। ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट ना भी होता, ये सवाल इतना स्ट्रांग इसलिए बना क्योंकि कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए। अभी 1971 में सरकार बनने के जस्ट बाद ही भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और 80 लाख लोग माइग्रेट करके इंडिया आते हैं। इन 80 लाख लोगों ने जो भारत की कमर तोड़ी है, जो प्रेशर एक्सर्ट किया इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, उन्हें फूड देना है, उन्हें शेल्टर देना है, उन्हें लाइवलीहुड भी देनी है, अल्टीमेटली उनकी सस्टेनेबिलिटी तो होनी है। तो एक तो ये इकोनॉमिक कमर तोड़ी भारत की। दूसरा, लिटरली कैन यू इमेजिन 80 लाख नए लोगों को खाना देना। 80 लाख लोगों के तो आज भी कई मुल्क नहीं है। आप नॉर्वे चले जाओ, स्वीडन चले जाओ, इन मुल्कों को देख लो, अभी तो 80 लाख के मुल्क ही नहीं बने पूरे,
और 80 लाख तो रिफ्यूजी आ गए हमारी कंट्री में, और वो रिफ्यूजी भी मोस्टली उन एरियाज में एंटर हुए, और वो कम्युनिटी कौन सी थी, रिलीजियस मुस्लिम, और इंडिया डोमिनेटिंग कंट्री कौन सी, हिंदू। तो उनके बीच की आपस की समस्याएं, कई आपने देखा नहीं, आपने पढ़ा इलेक्शंस और बाकी चीजें, वो आसाम और उधर एरियाज में नहीं हो पाए थे। उसने उस दिन सिमरन ने क्वेश्चन भी किया था, तो मैंने बोला था कि कम्युनल टेंशंस बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम्स पेनिट्रेट कर गए थे, माइग्रेंट्स आ गए थे आसाम से, बांग्लादेश से निकल करके। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिविल प्रॉब्लम्स, कम्युनल टेंशंस, ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी के उस राजकोष के ऊपर, जो ट्रेजरी है, राजकोष कह रहा हूँ, उस नेशनल ट्रेजरी के ऊपर बड़े पैमाने पर बोझ डाला इसने। इसको साइड करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट, अभी तक जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग कंट्री ने की थी, ये 20 इयर्स इंडिया के बीत चुके हैं। इस इंडस्ट्रियल प्लानिंग में एक सबसे बड़ा लूप होल ये था कि जो असेंशियल कमोडिटीज होती हैं, लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें चाहिए होती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, उस लेवल पर प्राइवेट प्लेयर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता, और वो उन चीजों को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। इंडस्ट्रियल आउटपुट कंट्री में उस लेवल की नहीं है, यानी कि चीजों की सप्लाई नहीं है। सेकंड, जब इंडस्ट्रियल आउटपुट ही उतनी नहीं है, चीजों की सप्लाई ही उतनी नहीं है, तो फिर जो इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर सकती। तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, परचेजिंग पावर भी नहीं है। ऐसे में लगातार मानसून फेलियर हो रहा है, और मानसून फेलियर होने की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन 8 to 10% फॉल कर चुका है ऑलमोस्ट हर स्टेट में। तो जब एक तरफ आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं थी जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। सेकेंड एस्पेक्ट, जब इंडस्ट्रीज का आउटपुट उतना नहीं है, तो इंडस्ट्रीज उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट आपका सफर हुआ, आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर नहीं है, ये ज्यादा प्रॉब्लम तब बन गई जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉल डाउन हुआ ड्यू टू द मॉनसूनल फेलियर। इसकी वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, और अब उस कम इनकम के साथ ही आपको वो महंगी वस्तु खरीदनी है, तो इन्फ्लेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। ये एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस बहुत स्ट्रांग थे। हम बहुत सारी आर्टिकल्स इस समय पे इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट 1973 में जब गल्फ वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है और क्रूड की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो इंटरनेशनल सामान हम कंट्री में मंगाते हैं वो कार्गो के थ्रू आता है, शिप्स के थ्रू आता है, तो नेचुरली उसका जो फ्रेट चार्जेस हैं, जो माल भाड़ा है, वो भी बढ़ेगा। तो उसका फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, माल भाड़ा बढ़ गया, तो वो वस्तु वहां से महंगी हो गई। उसके बाद हमारी कंट्री में इंटरनल मोबिलाइजेशन के लिए भी आपको कार्गोज यूज करने पड़ते हैं। आप ट्रक पे ले जाते हैं, रेलवे पे लेकर जाते हैं, इस तरह की चीजों पर लेकर के जाते हैं। इन सारे कारणों से वो क्रूड की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से बड़े पैमाने पर कीमतें बढ़ी हैं, और कुछ कुछ एरियाज तो ऐसे थे जहां पर 30 से 40% कीमत बढ़ गई। मतलब अगर कोई चीज अगर पहले 100 रुपए की है, 30 से 40% बढ़ जाना, मतलब रातों रात वो 140 रुपए की हो जाना, ये बड़ी बात होती है। उस सिचुएशन में जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉल कर गया, मैंने एग्रीकल्चर वर्कर को, एग्रीकल्चर फार्मर को और पीजेंट को, तीनों को इनकम नहीं। उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, इंडस्ट्रियल फेलियर हो रहा है, उस सिचुएशन में जब ये दोनों ही मेन सेगमेंट कंट्री के वर्क नहीं कर रहे हैं, तो जो एंसिलरी प्रोडक्ट यानी कि जो फर्टिलाइजर्स देने वाले हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और अदर चीजें सप्लाई करने वाले हैं, बेसिक उद्योग धंधे, ट्रेड्स एंड कमर्शियल सेक्शंस, वो भी नहीं चलेंगे क्योंकि बाजार में मांग ही पैदा नहीं हो रही। इन सारे कारणों से जो बाजार में मांग की कमी है और फिर भी बाजार में महंगाई है, इसको हम इसको हम सप्लाई क्रंच वाली महंगाई कहते हैं। एक महंगाई होती है जब डिमांड बहुत होती है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। ये महंगाई है, ये सप्लाई क्रंच इन्फ्लेशन है। सप्लाई की कमी है, स्कार्सिटी है, और लोगों के पास परचेजिंग पावर भी नहीं है। ये एक सिचुएशन है जिसने भारत को इस तरह के माहौल में डाला। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इंदिरा को क्या सिचुएशन उस टाइम पर फेस करनी होगी। ठीक है, ओके ओके, क्या कहने जा रहा हूं मैं। ये सारे इकोनॉमिक और सोशल रीजंस थे जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि इस समय चूंकि इंडिया ने पाकिस्तान, ऐसा इल्जाम लगाया अमेरिका ने कि आपने हमारे रोकने और कहने के बावजूद भी पाकिस्तान के अफेयर्स में इंटरफेयर किया, अपने इंटरनेशनल डायनामिक्स को अनस्टेबल किया है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से मदद बंद हो गई थी। पाकिस्तान जो हमें फूड ग्रेन्स देता था, वो पाकिस्तान ने इस बार स्टॉप कर दी थी, और वो फूड ग्रेन्स वहां से आनी बंद हो गई थी।
तो ये भी हमें उस टाइम पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमें फूड सप्लाईज मिलती थी वो मिलनी बंद हो गई। तो उस टाइम पर हमें ये महसूस हुआ बहुत स्ट्रांगली कि कितनी ज़रूरी होती है फूड सिक्योरिटी अगर आप अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट और इंटैक्ट रखना चाहते हैं। कंट्री लेवल पर डायनामिक्स बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रहे थे। क्या हो रहे थे? इंदिरा गांधी वेलफेयर के नाम पे, अब उन्होंने वादे किए थे लोगों से और वेलफेयर भी करना है। वेलफेयर के नाम पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेकर के आ रही थी जिसके तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने का नाम लेकर के कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑर्डर दिया है कि आपको इस तरह की पॉलिसियां बनानी है देश हित में। तो उन पॉलिसीज के रास्ते में अगर कोई चीज आती है तो वो पॉलिसी मेकिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वो कम्युनिटी के लार्जर इंटरेस्ट को सबसर्व कर जाता है किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के सामने। तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्टीमेटली इंदिरा गांधी फंडामेंटल राइट्स को भी एनक्रोच करना चाहती थी। कुल मिलाकर के ये एक दौर था जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल कैओस था। इंदिरा एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन को लेजिस्लेचर और जुडिशरी से ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहती थी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट किया गया। जो सोवरेनिटी है अदर इंस्टीट्यूट्स की, उसे एनक्रोच करने की कोशिश की गई। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस दौर का ये है कि जो इंदिरा के ओपोनेंट्स थे, जैसे कांग्रेस ओ हुआ करती थी, उसके जो मेन लीडर इस टाइम पर बन चुके थे मोरारजी देसाई, ये कांग्रेस ओ के मेंबर थे। इसके अलावा भारतीय जनसंघ हुआ करता था, भारतीय लोकदल हुआ करता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय लोकदल के नेता हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये सभी के सभी सेक्शंस जो थे, इंदिरा और कांग्रेस, दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए। एक तो ओवरऑल कांग्रेस और इंदिरा इसके ऑपोजिशन में थे। वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा का ये पर्सनैलिटी कल्ट, ये तानाशाही शासन आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के भारत में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो रही थी। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के ही खुद के खिलाफ थे। वो कांग्रेस छोड़ करके या तो इन पार्टीज के साथ मिल रहे थे या कुछ ऐसे नेता थे जो कांग्रेस छोड़ करके अपनी पार्टीज बना ले रहे थे और अपनी पार्टी बना के इन पार्टियों में अपना मर्जर कर रहे थे। ये भी एक दौर देखने को मिला। ऐसे में ऐसा कहा जा रहा था कि 1972 में कांग्रेस की जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स बनी हैं, जो लेजिस्लेचर्स बनी हैं, वो वायदों पर खरी नहीं उतर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में गवर्नमेंट नहीं रन हो रही है, पुलिस और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपने हाथों का टूल बना करके यूज किया जा रहा है। ये सारी स्थितियां, चाहे रोजगार की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट, चाहे महंगाई की बात की जाए, चाहे इंपॉर्टेंट असेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई की बात की जाए, तेल का दाम बढ़ गया, नमक का दाम बढ़ गया, आटे, हर चीज का दाम बढ़ गया, चाहे इसकी बात की जाए, चाहे पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक एंड पुलिस मशीनरी की बात की जाए, हर फ्रंट पर स्टेट लेवल पर बड़े पैमाने पर विरोध था लोगों के बीच में। और ये विरोध निकल करके आता है 1973-74 के दौरान। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशंस बनी और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये साइमल्टेनियसली बिहार में भी हुआ और गुजरात में भी हुआ और बड़े पैमाने पर ये विरोध जो है वो दर्ज कराए गए। हजारों की और फिर लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आपस में जुड़े और वहां की जो राज्य सरकारें हैं उनके खिलाफ विरोध किया कि ये राज्य सरकारें लोगों का इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पा रहे हैं। इनको जो पब्लिक मैंडेट मिला था वो कुछ शर्तों पर मिला था, उन शर्तों को इन्होंने वायलेट कर दिया। इनकी स्पिरिट करेक्ट नहीं है। आज आम किसान, आज मजदूर और बाकी सारे सेगमेंट्स जो सोसाइटी के हैं वो त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बीमारियों से, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। इस तरह के प्रोटेस्ट दोनों स्टेट्स में चल रहे थे, लेकिन गुजरात में मोरारजी देसाई ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर एक्सर्ट किया कि आपको यहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, अब गुजरात में चुनाव कराइए किसी भी हालत में। अब इंदिरा गांधी इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन हर तरफ से प्रेशर इंदिरा गांधी के ऊपर पड़ा। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट हैं और ये कह रही हैं कि हाँ आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स का जो लेवल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो हर दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसमें पीजेंट्स भी जुड़ रहे हैं, फार्मर्स भी जुड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर भी जुड़ रहे हैं, सारे सेक्शंस आकर के जुड़ते चले जा रहे हैं। तो उनका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। किसी तरह से इन सारे प्रेशर्स के अंडर आके डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है गुजरात में फ्रेश इलेक्शंस होंगे।
तो गुजरात में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और 1975 की बात है, कांग्रेस हार जाती है और दूसरी सरकार आती है। यहाँ से प्रूव हो जाता है कि यस, मैंडेट कांग्रेस के साथ नहीं है, अब कांग्रेस ने बेट्रेल किया है जनता के साथ। ये 1975 में गुजरात में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई। 1974 महीना समय चल रहा है और बिहार में भी ये चल रहा है। बिहार के स्टूडेंट्स ने कोशिश की एक पर्सन को कांटेक्ट करने की और उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। उन्होंने प्रयास किया कि जयप्रकाश नारायण को लाया जाए। जयप्रकाश नारायण बहुत दिग्गज हस्ती हैं, इन्हें लोकनायक कहा जाता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि इतिहास में लोकनायक किसे कहा गया है, तो वो जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। लोग जयप्रकाश नारायण जो हुआ करते थे, शुरू में मार्क्सवादी थे, स्टार्टिंग में मार्क्सिस्ट थे, लेकिन बाद में इनकी अप्रोच चेंज हुई और ये कहीं ना कहीं गांधीयन आइडियोलॉजी से भी प्रभावित रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट के ये हीरो रहे हैं, सत्याग्रह करते रहे हैं जयप्रकाश नारायण, और इन्हें भारत ही नहीं विश्व भर में जाना जाता था। ये अहिंसा में विश्वास करते थे और सत्याग्रह की ताकत को बहुत स्ट्रॉन्ग टूल मानते थे। लेकिन 1955 में इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया और ये दूसरी तरह की एक्टिविटीज में लग गए। क्या? ये प्योरली समाज सुधारक बन गए। ये वो पर्सन है जिन्होंने नेहरू की उस समय की कैबिनेट को सिरे से नकार दिया था कि मैं आपकी कैबिनेट में ज्वाइन नहीं करूंगा। इन्हें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफर की गई थी, लेकिन ये कभी भी नहीं आए, क्योंकि गांधीवादी थे और गांधी जी की सोच थी कि राजनीति इस तरह से नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। 1955 से इन्होंने सोशल एक्टिविटीज करी और पूरे देश में ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही थे जिन्होंने बड़े फार्मर को मोटिवेट किया भूदान आंदोलन करके, और उनको कहा कि आप अपनी भूमि दान कीजिए। क्यों सरकार के कानून के तहत आके लैंड देना है? आप दिखाइए अपना गुडविल जेस्चर, आप बताइए किसान को कि आप भारत का किसान है और छोटे किसान को साथ लेके चलते हैं। तो भूदान क्रांति के तहत इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर भूदान कराया, लैंड डोनेट कराया और गरीबों में बांटा। ये वही हैं जिन्हें सरकारों ने अप्रोच किया और नागालैंड में नागा इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए भेजा। ये वही हैं जिन्हें उस समय जम्मू कश्मीर में मचे उपद्रव को शांत करने के लिए भेजा। ये वही हैं जिन्हें सरकारों ने अप्रोच किया और चंबल के डकैतों को पकड़वाने में इनकी मदद मांगी। उन्होंने डकैतों को कन्विंस कर लिया कि आप सरेंडर कर दो, यही सही रास्ता है। मतलब एक पर्सन जिसकी इतनी ह्यूमैनिटेरियन छवि थी, जिसके सामने डकैत, नागा अपराइजिंग, कश्मीर अपराइजिंग, जमींदार सब सेक्शन एक्सेप्ट करते थे उसे। ही इज द ट्रू फॉलोअर ऑफ द गांधी, ही इज द रियल पर्सन। तो वो जयप्रकाश नारायण को इन्होंने अप्रोच किया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी है, मैं इसमें नहीं आ सकता। उन्होंने कन्विंस किया कि इस समय कंट्री में डेमोक्रेसी की नीड है एंड यू आर द ओनली सेवियर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी नाउ डेज, आप ही कर सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण की फिर दो शर्तें थी कि पहली शर्त तो यह है कि प्रोटेस्ट शुड बी फुली नॉन वायलेटिव। वायलेंस एक भी हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, मैं हट जाऊंगा, अहिंसा के मार्ग पे होगा, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा, प्रोटेस्ट बिहार तक नहीं होना चाहिए, नेशन वाइड होना चाहिए। ये कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोटेस्ट होना चाहिए, सेगमेंट ओरिएंटेड, देश का होना चाहिए। या आपकी सरकार से दुश्मनी के बेसिस पे नहीं होना चाहिए या आपको सरकार से प्रॉब्लम है, ये वाकई लोकतंत्र की रक्षा का प्रोटेस्ट होना चाहिए। वो मान गए। जयप्रकाश नारायण बिहार पहुंचे। जयप्रकाश नारायण ने मांग पैदा कर दी, पूरे देश में क्रांति दौड़ गई, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, अदर सेक्शंस, बड़े बड़े वर्ग आकर के जुड़ गए उस प्रोटेस्ट के साथ, और अब ये प्रोटेस्ट बहुत ह्यूमंगस हो चुका है। ऐसे में उन दिनों में, ये 1975 की बात है, जब जयप्रकाश नारायण पार्लियामेंट की तरफ यात्रा करने की कोशिश करेंगे कि हमें संसद की ओर बढ़ना है, और ये उन दिनों का भारत का सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ था। इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए थे एक दूसरे के साथ। ये कब करना है और ये माहौल कब आएगा, अब हम इससे समझते हैं। अभी जयप्रकाश नारायण पूरे देशव्यापी स्तर पर माहौल बना रहे हैं, पूरी कंट्री को बता रहे हैं कि एक आइडियल डेमोक्रेसी कैसी होती है, जिसमें वो सारे कंसेप्ट जो हमने बताए, कोऑपरेटिव्स होने चाहिए, किस तरह से लैंड सीलिंग प्रॉपर हो करके उन लोगों को लैंड मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला है, कैसे हमें वापस से हैंडीक्राफ्ट और अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, चरखे का महत्व समझाया, खादी का महत्व बताया, ये सारी चीजें बताई। तो अभी ये सब चल रहा है, ऐसे में जबरदस्त चीज हो जाती है। 1971 के वो जो चुनाव हुआ करते थे, उस समय जहां तक मैं श्योर हूं, रायबरेली सीट से खड़ी थी इंदिरा गांधी और इनके अगेंस्ट खड़े थे राज नारायण। ये जयप्रकाश नारायण के भाई थे। अब जब इंदिरा चुनाव जीत गई है, राज नारायण ने इलेक्शन पिटीशन फाइल करी हुई है कोर्ट के अंदर कि इंदिरा ने सरकारी अफसरों का इस्तेमाल किया था अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, जबकि वो कर नहीं सकती, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सरकार, प्रधानमंत्री जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है,
वो न्यू इलेक्शंस के लिए आपने पढ़ा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में कि वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसने कहा कि इसने सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल किए अपने कैंपेन के लिए। ये केस तब फाइल हो गया था, केस चलता रहा। 1974 की बात है और इसके ऊपर डिसीजन आ जाता है 12 जून 1975 को, और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय ये आता है कि हाँ, इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का यूज किया है और अब से इसी वक्त से इलेक्शन कोड के वायलेशन के गुनाह में इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब अब वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही नहीं है, और अगर अब वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं है तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगी अनटिल कि वो दोबारा 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीत करके नहीं आ जाती। कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशन पैदा हो गई, इसने हिला दिया इंदिरा गांधी को पूरी तरह से। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की। जब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन की तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पार्शियल स्टे दिया ये बोल के कि जब तक इनकी प्ली नहीं एडमिट करता मैं, जैसे एप्लीकेशन एडमिट नहीं करता, तब तक के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे है, अमल में नहीं आएगा। लेकिन इंदिरा एमपी तो बनी रहेंगी, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इंदिरा को लोकसभा से बाहर कर दिया गया। अब ये 24 जून को आया निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, और 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने वो चढ़ाई कर दी दिल्ली की तरफ, वो पार्लियामेंट की तरफ, और 25 जून को रामलीला मैदान दिल्ली का जनता से सराबोर था, भरा हुआ था, और वहां पे जयप्रकाश नारायण ने आह्वान दिया सेना को, पुलिस को और सरकारी अफसरों को कि अभी से इसी वक्त से इंदिरा गांधी का कोई भी आदेश जो इलॉजिकल है, जो इमोरल है, इलीगल है, मानना बंद करो। बट ये इंदिरा ने इसको जबरदस्त नेचर दिया कि कंट्री में, इंडिया ने जब बाद में तर्क दिया शाह कमीशन के सामने कि अपने इमरजेंसी को लागू की, तो उसने यही कहा कि लिटरली इंसाइट किया गया मशीनरीज को, सेना को कहा विद्रोह कर दो, पुलिस को कहा विद्रोह कर दो, और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को कहा सरकार से विद्रोह कर दो। मैं और क्या करती? क्या ये इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं थी? सेना तख्ता पलट कर देती, फिर क्या करते? तो कुल मिलाकर जयप्रकाश नारायण की वो लाइन ब्रैकेट में है, कोट है सारे अखबारों में, कि उसने कहा कि अगर सरकार कुछ इलीगल या इमोरल करने को कहे, आप मना कर देना, क्योंकि अब इस सरकार के पास लेजिटिमेसी नहीं बची। क्योंकि इलीगल माने अब सरकार अरेस्ट को कहेगी, अब हमारी अरेस्ट पड़ेगी, हमें खदेड़ने को कहेगी, मत करना, अपनी कंसाइंस को यूज करना। तो ये जयप्रकाश नारायण ने कहा। 25 तारीख का माहौल, इंदिरा समझ गई कि काम गया हाथों से, माहौल पूरा गड़बड़ है। रात के 12 बजे, नींद तो आ नहीं रही, बस रात के 12 बजे है, राष्ट्रपति को लेटर लिख के दिया, और सबसे बड़ी घटना तो अब होगी, राष्ट्रपति को लेटर दिया, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन कर दी है, इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है। अब जनता तक कैसे पहुंचेगी किसी पता नहीं है, इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, लेटर पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं, और 2 बजे सारी बिजली काट दी गई, सारे अखबारों की, सारे मीडिया हाउसेस की, और इसके बाद अब वो चीज छप भी नहीं सकती, कहीं खबर भी नहीं। सुबह 4, 4:30, 5 बजे रामलीला मैदान से और कंट्री में अलग अलग जहां प्रोटेस्ट हो रहे थे, सारे नेता उठा के जेल में डाल दिए गए। 5:30 बजे तक सारी प्रक्रिया खत्म करके 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसे बताया कि रात को इमरजेंसी लागू हो गई थी, बिजली काट दी है, नेता उठा लिए है, आर यू ओके? वो पूछ रहे मैडम बता तो देते, मतलब इमरजेंसी आपने लागू कर दी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना तो काम नहीं होता। कहती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मैंने ले लिया ना डिसीजन, अब आपको पता है, आपको कोई आपत्ति है? इमरजेंसी लगी हुई है, आपत्ति है? कहते नहीं, इमरजेंसी लगी हुई है ना, कोई आपत्ति नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशन 1975 25 जून मध्य रात्रि 12 बजे की है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। 26 जून 1975 इमरजेंसी लागू हो चुकी है। इस समय में कुछ और भी सिचुएशंस थी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, उनको समझते हैं। रणबीर देखो, 1964 में जब रशिया और चाइना के बीच ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि सोशलिज्म की कौन सी फॉर्म अपनानी है, समाजवाद किस तरह का, तो सेम इंडिया में भी जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट अप्रोच रखने वाली पार्टीज थी, उन्होंने भी साइड्स एक्वायर करनी शुरू की कि हम किसके साथ हैं। तो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो प्रो रशियन हो गई, रशिया के साथ हो गई, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, ये चाइना के समर्थन में चली गई। लेकिन आप अगर ध्यान से ट्रेस करें हिस्ट्री को, तो 1967 के बाद से ही जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो इंदिरा गांधी के समर्थन में आने लगी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी भी एक सोशलिस्ट स्टैंड लेने लगी थी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी ना, इसमें 1969 में एक डिवीजन हो गई। क्या बनी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI ML। ये इंपॉर्टेंट बात है, चलिए इसको समझते हैं।
देखिए 1967 का दिन, 1967 ईयर है। वेस्ट बंगाल के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में दार्जिलिंग है, और वहां पर एक इलाका है नक्सलबरी गांव, और ये नक्सलबरी पुलिस स्टेशन यहाँ पर फॉल करता है। यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, किसानों ने एक मूवमेंट शुरू की कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लोकतंत्र में कुछ नहीं रखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम बिलीव नहीं करते। अगर आपको अपनी जमीनें चाहिए, हथियार बद्ध विद्रोह करिए और छीन लीजिए, यानी कि फोर्स का यूज कीजिए और हथियारों के दम पर जमीनें छीनिए बड़े किसानों से, और छीन करके या तो छोटा किसान या भूमिहर किसान